बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बात करेंगे खुलकर, वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताएगा। आपको मेहमानों से मिला रहा हूं। सबसे पहले आज हमारा शानदार जानदार जबरदस्त पैनल एम्बेसडर दीपक वोरा आप प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी, बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ हैं वैभव सिंह जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वैभव बहुत स्वागत आपका भी। अभी प्रोग्राम शुरू होते होते सर ने मुझसे पूछा कि टॉपिक क्या है, बात क्या करनी है, क्या बात, किसको मारना है। सर टॉपिक तो ऐसा है, अब आप बताइए, आप बता क्या सकते हैं उस पर। टॉपिक है ट्रंप। हाँ। मैं एक सीधा आई बिगिन। आपने पहले बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ये दोनों आपके पास एक्सपर्ट्स बैठे, मेरी क्या जरूरत है, मैं चला। अरे बैठता हूं। फिर अब पहली बात, दुनिया में कहते हैं टर्मोइल है, अंग्रेजी का शब्द है, पूरा टर्मोइल है। टर्मोइल का सिनोनिम इक्वल टर्म क्या है? ट्रंप। तो बस खत्म हो गया ये ट्रंप टर्मोइल। हमारे टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। लिखा हुआ है सुपर फोर। सुपर फोर में 4 तस्वीरें हैं, मोदी जी, पुतिन, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को ने कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भाषण दिया और उस भाषण में बहुत कुछ हुआ। ट्रंप के साथ भी बहुत कुछ हुआ। भाई का टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया, पत्नी जी को साथ में ला रहे थे तो एस्केलेटर नहीं चल पाया। फिर शिकायत कर रहे हैं व्हाइट हाउस वाले कि जहां वो हॉल में, असेंबली हॉल में जहां पर वो भाषण दे रहे थे, तो जब ट्रंप बोल रहे थे तो ऑडियो बड़ा लो था, बाकी प्रेसिडेंट्स के, राष्ट्राध्यक्षों का आवाज़ बड़ी साफ आ रही थी। ये शिकायत व्हाइट हाउस कर रहा है और इसकी जांच सीक्रेट सर्विस कर रही है, जो सुरक्षा देती है राष्ट्रपति को अमेरिका की, वो इसकी जांच करिए। खैर मैं इस पर बाद में आता हूँ। सर मेरे से कल से 2-3 लोग पूछ चुके, मोदी जी क्यों नहीं गए न्यूयॉर्क जनरल असेंबली में बोलने के लिए। हमारी तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर गए हैं, तो हमें उसका एक्चुअली आज जवाब मिल गया और वो मैं आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या मोदी जी को जाना चाहिए था, और ना जाकर के उन्होंने अच्छा किया तो क्यों अच्छा किया, इसकी वजह जो है वो हमें आज दर्शकों के सामने रखी। पहले बताइए, मोदी जी को जाना चाहिए था? सर, एक 80 साल पुरानी संस्था है। आपके घर में कोई 80 साल पुरानी चीज़ नहीं है, आप कबाड़ी वाले को दे देते। अब समय आ गया, इसको भी कबाड़ी वाले को दे दीजिएगा। पीएम साहब ने कहा था कि अगर यूनाइटेड नेशंस ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, री इन्वेंट नहीं करता, इट्स यूजलेस, कोई काम नहीं। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, लिसन टू मी सर, हमें बताया गया था उस समय 73 में सोवियत संघ होता था, यूनाइटेड स्टेट्स। जब ये अग्री करते थे तो देन द यूएन वाज पॉइंटलेस, डिसएग्री करते थे इट वाज पावरलेस, ऑल अदर टाइम्स इट वाज यूजलेस। ये बताया जाता था हमको। जाने का फायदा क्या है? और जब ये आपने 4 लोगों की बात की, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जिनकी कभी कभी मैं पढ़ता हूं, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉन मैड। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा क्योंकि उसने दुनिया की जो 4 महाशक्तियां हैं, बाकी 3 से भिड़ गया। और किनको लिस्ट किया था? भारत को किया था, चाइना को किया था और रूस को। और तीनों नेता ही नहीं गए वहां। तीनों नेता नहीं गए। एग्जैक्टली। दैट मींस यूएन का कोई महत्व नहीं। बट वजह अलग अलग है सर। शी जिनपिंग अपने यूनिवर्स में रहते हैं, वो हर चीज उनकी खुद की अपनी, उनको लगता है चीन ही है और पूरी दुनिया ही एक दिन चीन हो जाए, ठीक है, तो उनका तो ये मकसद है। पुतिन कई जगहों पर वॉर क्रिमिनल इस वक्त डिक्लेयर्ड है, तो वो तो बाहर निकलते नहीं इस वक्त रूस से। कई बहुत टाइम से नहीं निकले। एससीओ समिट में गए थे भी, उसके अलावा भारत भी तो आएंगे। हाँ अब आएंगे, लेकिन वो बहुत कम जाते हैं इस वक्त रूस के बाहर। मोदी जी तो डेमोक्रेटिक, किसी ने ये कहा कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का नेता जो है वो दुनिया के सबसे बड़ी मंच पर क्यों नहीं गया है। मुझे याद आया सर कि कल इनकी ट्रंप की मीटिंग्स हुई हैं। कल ज़ेलेंस्की से मिले, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से मिले, फिर उन्होंने कुछ मुस्लिम और अरब देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की। जो मैक्रोन से मुलाकात हुई, वहाँ से थोड़ा सा लगा कि हाँ यार बढ़िया ही किया नहीं गए। दोनों बैठे सर, अच्छी दोनों ने एक दूसरे की तारीफ़ की और फिर बात आ गई गाज़ा पे, क्योंकि फ्रांस ने अभी समिट कराया था यूएन में, बहुत सारे देशों ने उसमें रिकॉग्नाइज किया फ़िलिस्तीन को अलग संप्रभु देश के तौर पर। तो ये बात ही उन्होंने कहा करना चाहिए, बहुत जंग रुकने के लिए ज़रूरी है, अब फ़िलिस्तीन बनना चाहिए, 2 स्टेट्स सोल्यूशन। ट्रंप ने कहा सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो हमास को रिवॉर्ड कर रहे हो। मतलब बहस हो गई आमने सामने। अब मैं इमेजिन करने लगा, मान लीजिए ट्रंप और मोदी जी बैठे हैं बाई चांस, ट्रंप तो सारी डिप्लोमेसी कैमरे पर कर रहा है और वहीं पूछ ले, मोदी जी आप तेल क्यों खरीद रहे हैं? बोला ना हम अपने एड्रेस में कि भारत फंड कर रहा है, कल ही बोला फंड कर रहा है भारत और चीन जो है यूक्रेन की वॉर को। तो आमने सामने बैठ जाके वो ये करने लगते हैं। वैभव मुझे कुछ और बात बता रहे थे, कुछ और अंदेशा भी हो सकता था इसका। मोदी जी को जाना चाहिए था सर? नहीं जाना चाहिए था। और बिल्कुल सही जो मिस्टर साहब ने बात कही है कि देखिए 80 साल पुरानी संस्था है और आप उसका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए ना, कोई भी संस्था है उसका आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कि
चलिए पिछले 10 साल का ही ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जब पहली बार गए तो प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले विजिट में और अपने पहले एड्रेस में यूनाइटेड नेशंस में कहा कि भाई आतंकवाद की परिभाषा जो है कम से कम ये यूनाइटेड नेशंस का परिभाषा तो दे दे, रोक तो नहीं पाएगा, रोकना तो इनके बस का है ही नहीं, कम से कम परिभाषित ही कर दे कि आतंकवाद है क्या। पिछले 11 साल में आज तक वो परिभाषा नहीं दे पाए यूनाइटेड नेशंस वाले कि आतंकवाद क्या है। दूसरा, पिछले 10-11 साल में जो वॉर्स हुई हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, वॉर क्राइम्स हुए हैं अलग अलग देशों में दुनिया के, उनमें 2-4 गिना देता हूं। जैसे यमन में आप देख लीजिए, यमन में कारपेट बॉम्बिंग हुई, लाखों लोग मरे, कितने डिस्प्लेस्ड हुए, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो वॉर अमेरिका सपोर्ट कर रहा था तो जस्टिफाइड थी। आप और थोड़ा पीछे चले जाइए, आप वॉर ऑन टेरर के देख लीजिए, उसमें उन्होंने क्या किया है, इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में क्या हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस बेसिकली वो चीज़ें करता रहा है जो अमेरिका चाहता रहा है, ठीक है। और अगर अमेरिका को सर्व करने के लिए एक संस्था बनी है और वो आतंकवाद की परिभाषा तक नहीं दे पाती है, भारत जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, वो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, तो उसकी लोकस स्टैंड क्या है? नहीं, वो तो ठीक है, चलिए ह्यूमन एज अ बॉडी को लेकर के अभी तक तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर जाते थे ना, इस बार ना जाने का क्या? इस बार ना जाने का देखिए कई सारे कारण थे। एक तो डोनाल्ड नहीं गए थे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ये उसी रीजन से नहीं गए जिस रीजन से वो कनाडा से अमेरिका नहीं गए थे। अच्छा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी को साथ में खड़ा करके 2-3 चीजें बोलना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये कहना चाहते हैं साथ में खड़ा करके कि वॉर हमने रुकवाई, जो उन्होंने 40-45 मोदी जी के सामने कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारी पाकिस्तान की जंग रुकवा, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई मोदी जी पॉलिटिशियन है, अब कैमरे में तो डिनाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रिश्ते और खराब होंगे, तो जिम्मेदारी मोदी जी पे जाएगी। अभी तो दुनिया भर में इवन अमेरिकन मीडिया ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा है ना कि ट्रंप जो है भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं, ट्रंप जो है जबरदस्ती की लड़ाइयाँ जो है मोल ले रहे हैं दुनिया में, ठीक है। तो कहते हैं बुल इन चाइना शॉप टाइप बने हुए हैं। लेकिन अगर मोदी जी के साथ में खड़े होंगे, अगर मोदी जी डिनाई करते हैं तो देखिए मोदी जो है फाइट पिक कर रहे हैं। अगर मोदी जी एक्सेप्ट करते हैं, कर नहीं सकते हो, नहीं करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर कर लेते हैं तो उसका एक अपने अलग चैलेंज है। भाई होता है भाई डिप्लोमेटिकली भाई उनको थोड़ा कंफर्ट देने के लिए कर लें, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो भी नहीं करेंगे, वो असत्य भी है, वो सत्य भी नहीं है। तो सॉरी आई वांटेड टू इंटरप्ट वैभव, फॉरगिव मी। जब ये कहेगा, अगर कहे मान लीजिए थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली बैठे हैं, वो कहेगा सर कि मैंने मध्यस्थता कराई थी, अब मुझे मालूम है कि आई ऑब्जर्व प्राइम मिनिस्टर, ही वुड हैव सेड इमीडिएटली मिस्टर प्रेसिडेंट आपके इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमने बायलैटरली इशू डिस्कस किया था, विदाउट सेइंग कि तू झूठ बोल रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट। हमने उसको इन्होंने कहा कि ट्रंप की इंटेंशन ये है कि वो 100%, बट प्राइम मिनिस्टर नोज हाउ टू डील विद दीज पीपल। वो नाराज नहीं होते, वो बड़ी मैच्योरिटी के साथ जवाब देते। अब दुनिया ट्रंप को सर कितना सीरियसली ले रही है, इसके उदाहरण कल से आज तक कई सारे मिल गए। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं। और उन्होंने कहा क्या क्या है अपने एड्रेस में और वहां जो और मीटिंग्स करी हैं उसमें। पहले उन्होंने कहा कि भारत और चाइना जो है यूक्रेन की वॉर जो है फंड कर रहे हैं। तो आज जाते जाते उनसे किसी ने रिपोर्टर ने पूछा था कि साहब आपने इसी साल $550 मिलियन का यूरेनियम खरीदा है रूस से, बाइडेन ने 100 मिलियन का खरीदा था, आप $550 मिलियन का खरीद चुके हो, तो इसको बंद करोगे? तो उन्होंने तुरंत किसी बगल में किसी अधिकारी की तरफ देखा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? तुम्हें कुछ मालूम है इसके बारे में? ठीक है, ये हम पर कह रहे हैं हम फंड कर रहे हैं। मैं आपको ज़ेलेंस्की का बता रहा हूँ कोट, कल उन्होंने वहाँ के एक टीवी चैनल पर बैठ के बोला है, कोट करूँगा जो बोलूँगा, आई थिंक इंडिया इज़ मोस्टली विद अस। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मुझे लगता है भारत हमारे साथ ही है। हाँ, वो जो एनर्जी खरीद रहे हैं रूस से उसका सवाल ज़रूर है, लेकिन हमें सब कुछ करना चाहिए। वी मस्ट डू एवरीथिंग टू नॉट मेक इंडिया विड्रॉ। भारत दूर जाना नहीं चाहिए, इसके हमको सारे प्रयास करने चाहिए और इंडिया हमारे ही साथ है। जो लड़ाई लड़ रहा है वो तो ये कह रहा है हमारे बारे में, और चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम फंडिंग कर रहे हैं। सर दिक्कत चौधरी साहब की नहीं है, अब उनकी अवस्था हो गई है ना, 80 साल 82 साल के हो गए हैं। अब वो सोचते हैं, उनको लगता है कि वो भारत पुराना वाला भारत है कि कुछ भी कह दो मान के चला जाएगा। अब वो नहीं है ट्रम्प बाबू, भारत अब जाग गया है और भारत के प्रधानमंत्री को हल्के में लेने की भूल वो कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। आप अभी मैं जॉर्जिया मेलोनी का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, आपने तो उसका इटली वाली जो है जिसके बारे में अभी आपने जेलेंस्की का बताया, वो कह रही है कि भारत ही रुकवा सकता है युद्ध को और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ट्रंप ने कल भारत और चीन को तो जो कहा सो कहा, यूरोप को भी बहुत बुरा भला कहा है। यूरोप को तो इतना बुरा भला कहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते।
कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, मतलब ही हैज गॉन मैड। ऐसा डिप्लोमेसी में तो कम से कम ऐसा कह सकते हैं। मैंने कभी नहीं देखा ऐसे। ऐसा राष्ट्रपति, वो भी अमेरिका का। ये ठीक बात है कि वो लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, है ना, विकसित भारत वर्सेस मागा, ये पॉलिटिक्स चल रही है सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक प्रधानमंत्री जो है वो विकसित भारत का संकल्प लेके चल पड़ा है। अब ये कैसे संभव है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट टैरिफ लगने के बाद 9% बढ़ता है भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट? तो ये मतलब ऑर्डर आ रहे हैं वहां से, अब भी वहां से आ रहे हैं कि कहीं और से आ रहे हैं? ऑल्टरनेट रास्ता खुल गया है सर। वहां तो पिछले 1 महीने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का थोड़ा घटा है, लेकिन भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे एक दिन, कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑल्टरनेट ढूंढो इसका, तो वो शुरू हो गया। अमेरिका पर निर्भरता खत्म करो। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ यहीं बना लें। आत्मनिर्भरता का ये भी मतलब है कि एक राष्ट्र पर आपकी निर्भरता ना हो। आप खोलो ना, एक रास्ता बंद होगा 3 रास्ते खुलेंगे। ये गुजराती बिजनेसमैन है भाई। आप इस बात को ट्रंप नहीं समझ रहे हैं कि गुजरात के रग रग में खून खून में बिजनेस है। ट्रंप क्या, जैसा आपने कहा ना कि आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया था सर शुरुआत में, ट्रंप ऐसा राष्ट्रपति, मतलब He has gone mad. He has gone mad। अब उसकी कुछ और उदाहरण मैं देता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मेरे कंधे बंदूक चला रहे जैसे ट्रंप बाबू यहाँ आके हम पर मुकदमा करेंगे। डिस्क्लेमर चलाते हैं। वीजा तो कैंसिल कर दिया, वीजा तो गया आपका। सर 3 साल बाद मिल जाएगा। क्या है, देखिए इन्होंने कहा था कि पहले ज़ेलेंस्की को बुला के जलील किया था, बताओ क्या व्हाइट हाउस मतलब में, वो कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है। साउथ अफ्रीका वाले को भी किया। हाँ नहीं, मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, तो उसको जलील किया कि ये बात नहीं मान रहा है मेरी। अब इन्होंने एक पोस्ट में ये लिखा सर कि रशिया इज अ पेपर टाइगर, रशिया इज अ पेपर टाइगर, और ये लड़ाई कोई और देश लड़ रहा होता, मजबूत देश, तो 1 हफ्ते में खत्म कर देता ये रूस यूक्रेन की लड़ाई, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारी नेटो और यूरोप की मदद से यूक्रेन अपनी सारी खोई हुई जमीन भी वापस लेगा और उससे ज्यादा भी लेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो मतलब रूस की जमीन भी ले सकता है। ये फ्लिप फ्लॉप। और रशिया को आप कह रहे हो वो टाइगर, पेपर टाइगर है, तो रुकवा दो जंग। वो पेपर टाइगर है तो रुकवाते क्यों नहीं? वो जब टाइगर मिलने आया था इनसे अलास्का या कहाँ मिला, अलास्का में, है ना, तो टाइगर मिला और अपने टाइम पे आया, और अपने टाइम उसने तय किया, उस पेपर टाइगर ने, कि भाई साहब 3 बजे तक रुकूंगा, कल लंच नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। चला गया ना। टाइगर को आप हाथ जोड़ के खड़े रहे, कुछ तो कर नहीं पाए। और रेड कारपेट बिछाया अलग से। वो सब कर रहे हैं वो, मतलब पता नहीं क्या चाहिए। अब तो नोबेल का भी मतलब कट ही गया लगभग ना। नोबेल का तो कॉमेडी, नोबेल की कॉमेडी होगी उनके साथ, हाँ, ट्रंप के साथ। फ्रांस वाले जो है मैक्रोन साहब, उन्होंने मजे ले लिए ट्रंप के। मीटिंग हो रही थी तो ट्रंप उससे पहले यूएनजी में ये कह चुके थे कि मैंने 7 जंगें रुकवाई, भारत वाली समेत, और मुझे नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन मुझे पता है ना मुझे मिलेगा, और मुझे अब चाहिए भी नहीं। मेरे लिए ये बहुत है कि मैं लाखों बच्चों की जिंदगियां बचा रहा हूँ, ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैक्रोन से मिले, मैक्रोन ने मजे लिए, बोला कि आप गाजा की लड़ाई रुकवा दो, नोबेल आपको पक्का मिलेगा। तो ये उनकी हालत हो गई है सर। वो सर ये भी क्या उन्होंने कल मैक्रोन के साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ जो आज मीडिया में रिपोर्ट, वो जो पैदल चल रहा, जो पैदल चल के गए ना, वो ट्रंप का कॉन्वॉय जा रहा था तो इनके कॉन्वॉय को रोक दिया। क्या पता फोन भी किया शायद इन्होंने, रास्ते से फोन किया उतर के कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट बिकॉज ऑफ यू, एवरीथिंग इज फ्रोजन। फिर आगे से पता नहीं क्या बात होती, लेकिन उन्होंने कहा कैन यू गिव मी लिफ्ट। ये हालत हो गई कि फ्रांस का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पे बात कर रहा है फॉर एनी रीजन, और उसका वीडियो बनवा रहा है और वो मीडिया में पोस्ट कर रहा है। ये तो हालत है, वीडियो बनवा के पोस्ट किया ना सर। एनीवे ट्रंप ने कल एक और दावा किया सर, आई डू डील्स, दैट्स व्हाट आई डू, माय होल लाइफ इज जस्ट डील्स, ऑल आई नो इज डील्स, एंड आई नो व्हेन समबडी वांट्स टू मेक इट एंड व्हेन समबडी डजंट। कह रहे मुझे सिर्फ डील करनी आती है ट्रंप को डील करनी। किसके साथ? टफ नेगोशिएटर के साथ। नहीं सर, बट ट्रंप का ये है कि उसकी फिलॉसफी है इट टेक्स 1 to tango। अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स 2 to tango। उसके लिए वो एक ही आदमी काफी है टैंगो करने के लिए। वो खुद डोनाल्ड ट्रंप है और किसी की परवाह नहीं करता। मेरा मानना है, यू मे डिसएग्री वैभव सर, आप भी सर, ये सोचता है कि अगर मेरी प्रार्थना करोगे, मुझे मेरी पूजा करोगे, मुझे बहुत ऊंचा ओहदा दोगे, तो फिर बिकॉज आई रिप्रेजेंट अमेरिका, आप अमेरिका को भी मागा की तरफ ले जा रहे हैं। वर्शिप मी
बाय एक्सटेंशन आप वर्शिप कर रहे हैं अमेरिका को। कोई होते थे हमारे देश में भी, एक प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं सो एंड सो इज इंडिया एंड इंडिया इज सो एंड सो। आपको याद होगा किसके बारे में? देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी के बारे में कहा था। थैंक यू वेरी मच। आपने नाम ले लिया। तो इसमें जो है ही आई थिंक फील्स कि आई एम अमेरिका, और अगर आप मेरी प्रार्थना करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मुझे बहुत ऊंचा ओहदा देंगे, तो फिर आप अमेरिका की इज्जत करें। दिस सीम्स टू बी, मेरे को लगता है ये जो मागा शागा बात करता रहता है, दिस इज बेसिकली इट। अदरवाइज ही कैन नॉट टॉलरेट कोई उसकी प्रशंसा ना करे। लोग मजाक करते हैं पर ये भूल जाता है, सुबह कुछ ट्वीट करता है, 1 घंटे के बाद कुछ, यहाँ तो भूल गया आज को ऑल्जाइमर्स है। आई डोंट नो रियली व्हाट्स हैपनिंग विद दिस गाय, बट इसकी कमिटमेंट टू हिज कंट्री, सो वो यू हैव टू एक्नॉलेज की है। He is totally committed. Committed to his country or committed to glorify himself? To himself. But he thinks that he is the country. दोनों का एक ही चीज होती है ना। ये सोचता है कि मैं ये करूं। India is Indira, Indira is India. So Trump is America, America is Trump. So this seems to be. So one other thing, आपने गाजा का भी जिक्र किया था। Are you going to talk about that? गाजा पे करनी है सर, बात शुरू कीजिए ना। वहाँ मुस्लिम देशों से मिले ये, और उसमें बहुत सारे देश जो थे उस मीटिंग में आए हुए थे, उसमें ये पाकिस्तान के भिखारी भी गए थे। अब मेरी रुचि इसमें भी है। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, ये लोग थे उस मीटिंग के अंदर। जिस मीटिंग जो हुई है, हाँ, जो मीटिंग, और वहाँ पे वो बात कर रहे हैं, गाजा की बात की, और वहाँ ट्रंप ने कहा कि ये मैंने 32 मीटिंग्स किए हैं आज, और ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और वहाँ जो खबर आई वो ये आई कि इन्होंने एक प्लान रखा है गाजा के लिए। वो प्लान क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उस प्लान में इन्होंने ये कहा है कि एक तो गाजा में हमास की प्रेजेंस अब नहीं होगी, दूसरा वहाँ पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की मिलिट्री फोर्सेस वो तैनात की जाएं, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन किया जाए गाजा का। तो वहाँ कुछ है कि ये एक वर्ल्ड फोर्स, कोई पीस कीपिंग फोर्स टाइप वहाँ पर। ट्रंप रिसोर्ट नहीं है इसमें सर प्लान? पहले वो रिजॉर्ट तो बनाना है उनको, लेकिन अच्छा, आप इसके बारे में आप बोलना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये जो सब बाकी देशों ने जो एक्नॉलेज किया है, जो फ्रांस ने भी, कनाडा ने भी, सब ने 2 स्टेट पॉलिसी। सब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट। जहाँ तक मैं समझा हूँ कि 2 स्टेट आई एम 74, मुझसे कुछ साल पहले 2 स्टेट पॉलिसी ट्राई की गई थी, नाम सुना होगा, भारत और पाकिस्तान, जो धर्म के आधार पर। सुना, दूसरे वाले का अच्छा, शायद कभी कभी आतंकिस्तान कहते हैं उसको। दैट वाज अ 2 स्टेट पॉलिसी कि धर्म के आधार पर वी कैन नॉट लिव टुगेदर। सो उसके बाद 2 देशों में जहां मैं राजदूत रहा हूं या काम किया है, मैंने खुद देखा है सूडान और दक्षिण सूडान अलग हो गए, 2 स्टेट 15 मिनट में भिड़ गए आपस में। मैंने इथियोपिया, एरिट्रिया में ये देखा है, 15 मिनट में भिड़ गए 2 स्टेट। ये 2 स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? जब आपकी मानसिकता है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, तो अगर आपको अपना स्टेट मिल जाए तो वो मानसिकता बदल जाएगी आपकी। आप तो जीने नहीं देंगे उसको। व्हाट डज दिस मीन 2 स्टेट? एक इजराइल है और एक पैलेस्टाइन है, वो पैलेस्टाइनियन से इसको यहां नहीं रखना है। व्हाट विल यू डू सर? ये मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मुझे दे पा रहा। सबके 2 स्टेट 2 स्टेट 2, हम भी वो कहते हैं। इन वॉट वे 2 स्टेट? हम लोग कितनी देर में लगी थी? 1 महीना लगा था, आतंकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया था। सो जब मानसिकता आपकी है कि दी अदर फेलो को हमने जीने नहीं देना, देन हाउ डू यू डील? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मुझे, वैभव सर आप तो बहुत होशियार हैं, आप समझाइए 2 स्टेट से क्या होगा? सर फिर वो कहां जाएंगे, वो जो 10 लाख लोग गाजा में? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं सर। 2 स्टेट बना भी दिया, वो तो वहां बैठे हुए हैं ना। वो कह रहे हैं बस हमास को हटा दो इसमें से। नहीं, हमास और उसमें क्या अंतर है सर? नहीं तो हमास को वोट कौन देता है? वोट कौन देता है हमास को? थैंक यू। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? वोट को हमास देने के लिए लोग लाहौर से तो नहीं जाते। हमास को वोट देने लोग वहीं के लोकल लोग देते हैं ना, उनको ही मेजॉरिटी वोट देते हैं। इसका मतलब है ना कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करती है। और देखिए, अगर 2 स्टेट, जैसे सर ने बोला, तो अगर 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा तो आप मुझे बताइए कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलेगा कैसे? आप मुझे बताइए, जो सूडान और साउथ सूडान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट कैसे होंगे इलीगली? ये जो सीरिया में और बाकी जगहों से जो तेल चोरी होता है वो कैसे होगा? ठीक है, ये तो फिर बात लंबी चली जाएगी। बट यू थिंक ट्रम्प हैज अ प्लान फॉर गाजा? नहीं, आई डोंट थिंक ही हैज अ ड्रीम फॉर गाजा। या ही हैज अ ड्रीम फॉर गाजा। और देखिए, गाजा का जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ट्रम्प के बस की तो बिल्कुल नहीं है। अगर आज तक इतने लोगों के बस की नहीं रही है तो उनके बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप जिस डेलीगेशन की आप बात कर रहे थे, इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, आप सोचिए इस डेलीगेशन की वैल्यू क्या होगी। इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे शहबाज शरीफ। वाह, ठीक है।
तो ये उस डेलीगेशन की वैल्यू है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग ये थी। यही बोला। तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक स्तर देख लीजिए कि जिस इंसान को इस्लामाबाद का मेयर नहीं मानती वहां की जनता, ठीक है, उसको वो इस्लामिक उम्मा का वर्ल्ड का लीडर मान करके सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग मान के बैठा है, जिससे वहां पे इमरान खान बात करने को तैयार नहीं है, जिससे वहां पे उसकी अपनी पार्टी के कैबिनेट के मेंबर्स बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं किसी कोई हैसियत नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी पावर, उसको वो वैल्यू दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति जो अनंत विजय जी ने बोली वो बिल्कुल सही है कि ही हैज गॉन मैड। उनको जो बेसिक्स है ना जियोपॉलिटिक्स के वो भी नहीं पता है। और देखिए उसका रीजन भी है, जो पिछला उनका जो कैबिनेट था डोनाल्ड ट्रंप का, वो प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स के ऊपर था। इस बार की आप देखिए तो दे आर ऑल मिनियंस, उन्होंने अपने सिर्फ मिनियंस बिठा दिए हैं। उनके जो चमचे हैं, कोई किसी को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया, किसी को डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया, मतलब फॉक्स एंड फ्रेंड्स वाले को उठा के डिफेंस सेक्रेटरी बनाया। तो इस तरह के लोगों को बिठाया जिनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हर महीने में एक मीटिंग होगी जहां पे सारे मीडिया के कैमरे लगे होंगे और वहां पे वो सारे मिनियंस बैठ करके उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। हर महीने वीडियो आते हैं और ये व्हाइट हाउस रिक्वेस्ट करता है सारी मीडिया को कि आप आकर के कवर कीजिए इसको, ठीक है। और देखिए गाजा की जो वॉर है, गाजा की वॉर, इजराइल की जो वॉर है, इजराइल की वॉर जस्ट वॉर है। इजराइल को पता है, देखिए वो जेनोसाइड झेली हुई कौम है, उनको पता है कि उनके सर्वाइवल की बात है। और हमास इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, हमास इज अ माइंडसेट। अगर वो माइंडसेट वहां की जनता में है तो आप जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो माइंडसेट तो रहेगा। इसलिए नेतन्याहू तो ने क्लियरली बोल दिया कि मैं बनने ही नहीं दूंगा ऐसा कोई राष्ट्र। और भी सर और कुछ बातें, अटपटी सी बातें कही हैं ट्रंप ने। ये कहा है कि यूएन इज फंडिंग मास माइग्रेशन इनटू यूएस इन यूरोप, एक ग्लोबल माइग्रेशन एजेंडा चल रहा है। और उन्होंने यूरोप के देशों से कहा कि इसको बंद करो, अपने बॉर्डर्स बंद करो, माइग्रेशन रोको, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे देश बर्बाद हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि कौन आ रहा है उन देशों में? एग्जैक्टली मेरे दिमाग में भी यही आग कौन रहा है ये तो बताओ। उनको डिस्प्लेस किया किसने? एक मैं अभी आता हूं ना। फिर उन्होंने आगे कहा, सुनिए, क्रिश्चियनिटी इज द मोस्ट परसिक्यूटेड रिलीजन इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट सर मैं तो वही कह रहा था ना, यूरोप के बारे में जो उन्होंने कल बातें कही हैं वो बड़ी खतरनाक है। एक तरफ तो वो पड़ोसी भिखारी के जो गए थे मिलने, उस डेलीगेशन को करें सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और जब दूसरी तरफ यूरोप के देशों को सरमनाइज करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई माइग्रेशन को रोको। माइग्रेशन कौन आ रहा है? मुस्लिम ही तो आ रहे हैं ना पूरे देश भर से। मैं तो सर ये चूंकि कॉफी वाला शो है, खुल्लम खुल्ला बात होती है। नहीं, इसमें क्या है? हाँ, मुस्लिम देशों से ही जनता आ रही है। चाहे आप फ्रांस में देख लो, चाहे जर्मनी में देख लें, चाहे आप यूके में देख लें, क्या हालत हो गई आज इन देशों की जो नेटिव हैं। क्यों ऐसे ही फिर मैं इटली वाली का नाम लूंगा, फिर मैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम लूंगा, ये सब क्यों? और ग्लोबली जो जड़ों से जुड़ी हुई कौम है, जो वहां की नेटिव है, वो क्यों रिएक्ट कर रही है? क्यों राइट विंग, जिसको तथाकथित राइट विंग कह रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है कि आपने एक ऐसा माहौल पूरे विश्व में बनाया कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर वो एक तस्वीर आपको याद आ गई, बच्ची की तस्वीर थी, वो पानी में बह के आई थी, फोटो शूट कराया गया था सर। और आप मतलब उसकी आड़ में इतना माइग्रेशन करा रहे हैं लोग। वो ठीक कह रहे हैं, माइग्रेशन तो हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ठीक है। इस मुद्दे पे ट्रंप किसको ज्ञान दे रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि हमास और गाजा में हम 2 नेशन की थ्योरी मान रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों से बचो। तो तय तो कर लें भाई कि मुसलमानों को नेता बनाना चाहते हो या मुसलमानों को आप क्या कहना चाहते हो? अपने फर्स्ट टर्म में तो बैन कर दिए थे कई मुस्लिम। अरे अभी भी किया था, कहा था ना कि हम वो क्या बाउंड्री वॉल बनवा देंगे पूरे अमेरिका में। मुझे तो वो पता करना है उस बाउंड्री वॉल में कि नींव खुदी कि नहीं खुदी। उद्घाटन करने के लिए शपथ जनवरी में लिया उन्होंने, 25 जनवरी को। उसके बाद कहा था कि दीवार चिनवा देंगे, जैसे फिल्मों में नहीं कहते चिनवा दो दीवार गब्बर। अच्छा, ये सारी बातें हम लोग कर इसीलिए रहे हैं कि आपको कहीं कोई रीजन, कोई रैशनैलिटी ट्रंप की बातों में, थॉट प्रोसेस में कहीं कोई दिखाई दे रही है क्या? इसलिए हम जो उन्होंने बातें कही हैं वो मैं आपको सर ये जो इतने भारी भारी शब्द आप ट्रंप बाबू के लिए इस्तेमाल करते हो ना, रैशनैलिटी और लॉजिक और ये सब मैं कभी कभी मिस्टर साहब परेशान होता हूं। मुझे लगता है कि यूएस का राष्ट्रपति
जहां मतलब इतने बड़े बड़े मतलब वॉशिंगटन से लेके और ये सब लोग हुए, उस पद पर ये आदमी बैठा है जिसको रेशनैलिटी और लॉजिक से कोई मतलब ही अब नहीं। सर देखिए, भारत के साथ जो ये कर रहे हैं, जो फैसले लिए, जैसे H1B वाला इन्होंने फैसला लिया या टैरिफ वगैरह पर, इस पर इनके ही एलाइज क्या कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके 2 उदाहरण आपको दूंगा और आपको अच्छा लगेगा, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति ने यहीं न्यूयॉर्क में कहा है, इंडिया इज अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ यूरोप एंड यूएस एंड इज एन इमर्जिंग सुपर पावर। ये फिनलैंड कह रहा है इंडिया इज इमर्जिंग सुपर पावर, इंपॉर्टेंट फॉर द वेस्ट टू एंगेज विद इंडिया। यूरोप बोल रहा है इंडिया सुपर पावर है, जरूरी है हमारे लिए। इन्होंने H1B वीजा $1 लाख का कर दिया। जर्मनी के एम्बेसडर भारत में एक वीडियो बना के पोस्ट करते हैं। आप सोचिए कि मतलब यूरोप का देश अमेरिका के फैसले पर भारत में वीडियो बना के क्या डाल रहा है और क्या लिख रहा है। आर माइग्रेशन पॉलिसी वर्क्स लाइक जर्मन कार्स। जर्मनी की माइग्रेशन पॉलिसी जर्मन कार्स की तरह है। Perfect. इट इज रिलायबल, इट इज मॉडर्न, इट इज प्रिडिक्टेबल, it goes in a straight line, no zigzags and no brakes at full speed. Then we don't change our rules overnight. ये जर्मनी का एम्बेसडर कह रहा है माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर के, एंड हाईली स्किल्ड इंडियंस आर वेलकम इन जर्मनी। क्यों मत जाओ अमेरिका, जर्मनी आ जाओ। सबने कह दिया सर, कल तो यूके ने भी कह दिया कि इंडियंस आर वेलकम। देखिए H1B वीजा जो है ना, वो अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर वेपन है। उससे बड़ा वेपन अमेरिका, ये वो मैंने सुना किसी से बोला भी था यहाँ। वो दुनिया भर का जितना भी टैलेंट है वो सक इन कर लेता है अपने यहाँ, एंड वही रीजन है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। ठीक है, अमेरिका सुपर पावर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं है और ना मागा वालों की वजह से है। वो हमारे इंडियंस और दुनिया भर के जो टैलेंटेड है, वो जो टैलेंट वो सक इन करते हैं, वो जो पूल है टैलेंट का उनके पास, उसकी वजह से सुपर पावर है। और अगर वो ये कैंसिल कर देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि यहाँ से लोग जाना बंद कर देंगे। जो टैलेंटेड आदमी है वो अगर वहाँ नहीं जाएगा, यूके जाएगा, जर्मनी जाएगा, एक बेटर लाइफ के लिए लोग जाएंगे। लेकिन इससे भारत का कितना फायदा नहीं होगा ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन एक चीज सर्टेन है कि अमेरिका का जितना नुकसान होगा उतना दुनिया में किसी का नहीं होगा। दूसरी चीज कि इसको भी लेकर के बहुत सारी भ्रांति फैलाई गई H1B वीजास को लेकर के कि जी $1 लाख। अच्छा, $1 लाख अगर पे करना है तो वो कौन पे करेगा? कंपनी करेगी। कंपनी पे करेगी। कौन सी कंपनी? अमेरिकन कंपनी पे करेगी। किसको करेगी? डोनाल्ड ट्रंप को करेगी या यूएस गवर्नमेंट को करेगी। तो जिसको टैलेंट चाहिए वो $1 लाख देकर के इस पर शशि थरूर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक दिया है सर। उन्होंने कहा कि मतलब ये ट्रंप को क्यों नहीं समझ में आया ये फैसला करने से पहले, जिस कंपनी को टैलेंट चाहिए उसको वो टैलेंट तो उससे तो कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं, और वो ज्यादा पैसा भी नहीं देगी जो तुम चाहते हो अमेरिकन को हायर करके, और वहां पहले टैलेंट भी नहीं है और तुम उसको पैसा भी ज्यादा दिलाना चाहते हो, वो आउटसोर्स कर देगी। एग्जैक्टली, वो नहीं यहाँ से ले जाएगी, किसी को लेगी, यहीं बैठा के काम करा लेगी उससे। जो कर रहे हैं जो कर रहे हैं ऑलरेडी। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो बन रहे हैं, जिससे ट्रंप साहब बड़े नाराज हैं कि भारत में आधे से ज्यादा, दुनिया में जितने हैं आधे से ज्यादा 40 या 30-40% तो वो फल वाली कंपनी, क्या नाम है उसका सर, जो मोबाइल फोन बनाता है, एप्पल। थैंक यू वेरी मच। तो मैं 30-40% वो यहाँ बनाने शुरू कर रहे हैं। वो खाने वाला फल नहीं है सर, मैं समझ गया, सुनने वाला है। सर मेरा अंत में उसको थोड़ा राउंड अप करते हैं, ये सवाल ये है कि ये महाप्रभु को हमें भी 3.5 साल झेलना ही पड़ेगा या कुछ इनको सेंस आ सकती है? सर ये बड़ा मुश्किल है कहना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा होगा, इम्पीचमेंट फॉर इंसैनिटी। अमेरिका के संविधान में है, द कैबिनेट हैज टू डिसाइड। सब बड़ी मजा चीज मैं बताऊं आपको, कैबिनेट डिसाइड करता है कि ये पागल हो गया, सो वाइस प्रेसिडेंट, हाफ द कैबिनेट हैज टू डिसाइड, फिर वाइस प्रेसिडेंट अज्यूम्स चार्ज, फिर यही व्यक्ति जो भी हो राष्ट्रपति, वो फिर जाता है किसी गवर्नमेंट अस्पताल में सर्टिफिकेट लाता है मैं पागल नहीं हूं, फिर वो वापस आ जाता है अपनी जगह पे, फिर दोबारा किया जाता है, एंड 2/3 ऑफ ऑल द स्टेट्स, 2/3 वोटिंग या 3/4 वोटिंग, दे हैव टू डिसाइड जिसको बाहर निकाला। एक बार अमेरिका के इतिहास में, मुझे याद नहीं है कब, ये कोशिश की गई थी, आगे नहीं चला, इट इज नेवर हैपेंड, लेकिन संभावना है कि इफ द प्रेसिडेंट बिकम्स मैड देन व्हाट, ये देखना पड़ेगा। जो आपने लोग कह रहे हैं ही इज इनसेन, सो आई डोंट नो इफ इट विल एवर हैपन, बट अदरवाइज तो फिर आपको झेलना ही है, यही मतलब। और क्या तरीका सर, लेट मी पुट इट यू लाइक दिस सर, आप यू मे डिसएग्री, हमारे लिए हमारी सबसे कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है। It's a very important. For him, it's not so consequential. It's not the number one relationship. मेरे लिए है. So I'm as it is, मैं weak position में हूँ. You know, 60 लाख या कितने तो मेरे समुदाय के लोग वहां गए. कोई इसलिए नहीं कहा कि हम उसको पीट रहे थे यहाँ पे. For a better life.
मेरी अपनी फैमिली से कितने लोग वहां पे गए हैं, बट कितने अमेरिकन, 60 लाख अमेरिकन तो यहाँ पे नहीं आए भारत के अंदर, ना कोई चीन जाएगा। सो दिस इज अ डिसबैलेंस कि एक तो ऑलरेडी मेरे को आई नीड हिम मोर इन टर्म्स ऑफ whatever then he needs me। So हमें ज्यादा सहनशील रहना पड़ेगा, हमें ये रिलेशनशिप प्रिजर्व करके रखनी है। तभी तो पीएम ने कोई गाली नहीं दी। फाइनल कमेंट्स आपके। हाँ सर। नहीं, मुझे सहनशीलता तो गांधी जी सिखाई गए हैं हमको, है ना, कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ गाला। वो भारत नहीं है, घर में घुस के मारता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर इनको ट्रंप को बहुत जो कहते हैं ना चतुराई से डील करना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी हमने पिछले 7-8 महीनों में देखा है कि भारत सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जिस प्रकार से ट्रंप जितना भारत पर आक्रामक होता है, पूरे देश, पूरी दुनिया के देश भारत को सुपर पावर मानते हैं। ये हो रहा है, उदाहरण आपने अभी उदाहरण गिनाया ना कि जितना ट्रंप भारत पर हावी होता है, वो कहते हैं ना बूढ़ा गिद्ध पंख फैलाए, एक कहावत है। तो वो पंख जितना जितना फैलता है ना, उतना भारत के विकास का भी पंख उतना बढ़ता जाता है। और मुझे लगता है कि ये ट्रंप को मैं ट्रंप को पॉजिटिव इस वे में देखता हूं कि भारत ने नए नए एवेन्यूज खोजने शुरू कर दिए। आपदा में अवसर की तलाश करने में हमारे प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं। फाइनल कमेंट। देखिए, भारत के ऊपर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब वेस्ट से प्रेशर आया है, भारत ने लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो किया है। अच्छा, ठीक है, आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो न्यूक्लियर आप सैंक्शंस का जो टाइम रहा हो वो देख लीजिए, या उससे पहले 71 की वॉर, वो जो पूरा सीटो सेंटो से लेकर के फिर जो कारगिल तक का फेज चला है वो आप देख लीजिए। जब तक बिल क्लिंटन भारत नहीं आए थे तब तक का फेज। तो भारत ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भारत ने खुद से डेवलप नहीं की, और भारत ने जितना भी सेल्फ रिलायंस आया है वो वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद ही आया है, ये समझिए आप। या जब हमने वही टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो उन्होंने डिनाई की है हमको, ठीक है। तो अमेरिका से और वेस्ट से जब भी रेजिस्टेंस जब भी आएगा प्रेशर, हम ग्रो करेंगे। और भारत की एक साइकी है, समझिए 800 साल ये देश का इतिहास है रेजिस्टेंस का, ठीक है। हमारे ऊपर जब भी प्रेशर आता है या बाहर से कोई डिक्टेट करने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे रहोगे, वैसे रहोगे, ये करोगे, हम चलाएंगे तुमको, यहां पे रेजिस्टेंस आया है। 800 साल का इतिहास है। और जो लास्ट जो रेजिस्टेंस है वो किसके खिलाफ था? इन्हीं गोरों के खिलाफ था। तो वो जब भी आएगा तो डू आई हैव 30 सेकंड्स? राइट सर। आपने जो जिक्र किया सुपर पावर का, मैं रेकमेंड करूंगा, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। 1944 में विंसेंट लोमड़ी उनका नाम था, विंसेंट फॉक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मैंने उनके भाषण सुने हैं। किताब लिखी थी सुपर पावर 1944 में, पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा 3 है, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत संघ और ब्रिटेन। सोवियत संघ तो चला गया, यमराज की ट्रेन में ब्रिटेन जाने वाला, बचता है यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने जो परिभाषा दी थी, पैरामीटर्स फॉर सुपर पावर, आज भारत के पास वो सब कुछ। क्या बात है सर, वो बुक पढ़नी चाहिए सबको, दुनिया अगर मिल जाए। दुनिया कह रही है, भारत के लिए शब्द इस्तेमाल कर रही है। और क्या पता, जैसा आपने कहा, आपदा में अवसर और सैंक्शंस या दुश्वारियों में ही भारत निखर के आता है। तो एक वक्त आए शायद हम कहें थैंक यू ट्रंप। हो सकता है समय आ जाए। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। वैसे बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आनंद जी बहुत धन्यवाद। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।